जज्बा जुनून को हिम्मत बहाया, है जज्बा जुनून को हिम्मत बहाया, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। पढ़ना है आगे चलके तो बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, इतना तो है। ओ यार यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले, चलते रहे हम सदा, जुनून तो हिम्मत, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जबरदस्त। चलो जी, नींद हट गई, उठ गए। चलो भाई, जागे जागे जागो जागो सुबह हुई। ये गाना जो है ये ऐसा है कि ये सबको जगा देता है, और जहाँ जहाँ ये परफॉर्म किया गया है मुझे पूरा यकीन है कि सब जागे और कमाल जागे, और पूरी कौम को जगाया हुआ है इस गाने ने। T20 में जब इंडिया को हराया पाकिस्तान, हाँ। है 152 फॉर 9 विकेट, बिल्कुल 10 विकेटों से सारा दिन ये गूंज रहा था स्टेडियम के बिल्कुल। और मुझे याद है जब 1996 में आई बिलीव ये गाना आया था, 1996 उस वक्त के वर्ल्ड कप के लिए, बिल्कुल। तो उस वक्त हम कॉलेज में होते थे और वो गाड़ी में एक दोस्त की, और यही गाना लगाकर बस फिर रहे होते थे कराची की सड़कों पर। क्रेज हो गया था एक, क्रेज और पाकिस्तानी तंग नहीं आया इस गाने से, इस तरह से। क्लासिक से कभी कोई तंग आ भी नहीं सकता भाई। तारुफ 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 बिल्कुल हम तारुफ कराते हैं नाजरीन, ये तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इसलिए इनका तारुफ हम स्किप कर देते हैं ताकि गपशप में टाइम ज्यादा सर्फ हो सके। बिल्कुल। साथ इनकी अहलिया मौजूद हैं, समीना अहमद साहिबा, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उनकी फील्ड पे बात हम उनके साथ स्पेसिफिकली एक दिन अलग से करेंगे। आज तो ये फैमिली एक तरह से फैमिली जैमिन सेशन है, सलमान अहमद एंड फैमिली वाला जो मामला है वो हमने किया हुआ है। और हमारे बाएं जानिब नाजरीन शेरजान अहमद मौजूद है, जिनको कि आपने देखा था हमारे शो पे एक मरतबा, और उनके साथ उनके जो दूसरे फर्जंद है सलमान अहमद साहब के, और इनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनके नाम की कहानी सर आप ही सुनाइए और आप ही तारुफ कराइए। बिल्कुल भाई हमारा पहला बेटा शामिल, ठीक है, वो अभी नहीं है, न्यूयॉर्क में है। शेरजान समीना ने रखा नाम, ठीक है। तो जब तीसरा हुआ ना तो भाई मैं तो अपनी सारी जिंदगी कहते हैं अपने हीरोज को बिल्कुल, हाँ। तो मैंने कहा जी कि इमरान रखे नाम, तो समीना कहती है अच्छा मेरे भाई का नाम रखना चाह रहे नहीं, मैंने कहा हाँ भाई है लेकिन वो है इमरान खान क्रिकेटर, ठीक है। तो इनका नाम फिर रखा गया इमरान अहमद खान उसमें अलग से लगा, हाँ खान लगाया गया, वैल्यू एडिशन। नहीं नाम रखा गया था इमरान अहमद, और सलमान ने बड़ी खुशी खुशी जाके
इमरान खान को बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कि मैंने अपने बेटे का नाम, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, कि मैंने बेटे का नाम इमरान अहमद रखा है। उन्होंने कहा और खान नहीं डाला। तो फिर सलमान ने मुझे आगे कहा कि तो ऐड करना है जी खान। अच्छा, तो अभी कुछ लोगों से ये बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अब तो मेरे ख्याल में आपको न्याजी भी डालना चाहिए। ये तो अभी भी इनकम्प्लीट है। लेकिन सलमान ने आपको एक बात नहीं बताई, जो बड़े बेटे हैं जब डिलीवरी हो रही थी, ये बताना बड़ा लाजमी है। इन्होंने ये मुझे छोड़ के चले गए हॉस्पिटल छोड़ के, एडिट कर दें, नहीं एडिट ऐसे ही करें कि हॉस्पिटल छोड़ के मुझे चले गए। और उसके बाद इन्होंने बताया कि समीना इज इन द हॉस्पिटल, तो आई एम ऑन फैमिली। नहीं मैं बताता हूं। सलमान नहीं नाम सलमान, उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे का नाम डिसाइड हो गया है जो बड़े का, तो सलमान ने कहा अभी तो नहीं डिसाइड हुआ, तो उन्होंने कहा उसका नाम आप शामिल रखें। अच्छा, तो बड़े बेटे का नाम उन्होंने बताया कि 17वीं सदी में समीना ने मैं कभी स्टोरी नहीं बताई है, लेकिन ये स्टोरी कि इमाम शामिल रशिया के एक वो थे लीडर, और वो बहुत उनका ना असर था। तो मैंने समीना को ये नहीं बताया था कि वो इमाम शामिल थे। हाँ। मैंने कहा शामिल अच्छा नाम है। अच्छा, ये बहुत होशियार है। And she said, yeah. So मैंने कहा ये तुमने ही रखा है शामिल जो नाम है। सेटिस्फाइड है तो फिर तो अच्छी बात है, जबरदस्त। अच्छा, अब ये पहली मर्तबा मेरे ख्याल में नेशनल टीवी पर आप लोग जो है वो एज अ फैमिली इंटरव्यू दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये कि शामिल को याद रख लें, शामिल को शामिल रख लें, शामिल को शामिल रखें। We miss you। बिल्कुल, यस। लेकिन ये कि वैसे इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप सब लोग जो हैं वो एक साथ मौजूद हो और परफॉर्म भी हो रहा हो। जी जी, परफॉर्म तो चले। हाँ। अच्छा, इससे पहले जो परफॉर्मेंस आप लोगों की हुई है अभी चंद दिन पहले, जब आपकी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग बाकायदा तौर पर स्टेज पर आप तीनों ने परफॉर्म किया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम था इन पाकिस्तान फर्स्ट टाइम। जबरदस्त। वो असल में ये उस मोमेंट में नर्वसनेस होती है कोई? आपको तो अब नहीं होती होगी, इनको बेचारों को इनके वो हाथ पांव फूले होते होंगे। पूछेंगे फिर नर्वसनेस होती है या नहीं होती? जी, आई थिंक एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं 14 इयर्स ओल्ड का था तो मुझे कॉलेज जाना था। अच्छा। लेकिन इनने मुझे कहा कि इमरान खान के फंड रेजर्स हो रहे हैं यूएस में। हाँ। तो आप उस पर मेरे साथ परफॉर्म करें। तो एक शो हमने किया था, पहला जो शो मैंने कभी किया था वो इनके साथ किया था, और हमारे साथ उस वक्त जुनेद जमशेद उस इवेंट पे भी थे। तो उनने भी स्टेज पे गाया। और उसके बाद एंड में पता चला कि उस शो पे 10,000 लोग थे। तो मैंने कहा मैं पीछे ही खड़ा रहता हूँ और बस एक्ट करता हूँ कि मैं बजा रहा हूँ। वैसे लेकिन ये कितना मुश्किल काम होता है कि आपके सामने एक बहुत बड़ा एक ह्यूज ऑडियंस मौजूद है और आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर ज़ाहिर है गलती का भी चांस होता है और क्राउड के रिएक्शंस भी कुछ भी अजीब से हो सकते हैं। तो वो कोई ऐसा मोमेंट जो आप लोगों के सामने बताना चाहें कि कॉन्सर्ट्स में परफॉर्मेंस के दौरान ऐसा कुछ हुआ हो? 2007 में दिसंबर की बात है, नोबेल पीस प्राइज सेरेमनी होती है, ठीक है, वो उस पे हमें इनवाइट किया हुआ था, जिसमें मलाला को 2007 वाला, ये साल वाला उसको एल गोर को क्लाइमेट चेंज पे अवार्ड मिला था। तो उस पे जब हम गए ना, तो एक मेन कॉन्सर्ट होता है और एक होती है जो बादशाह और बादशाह की जो और मलका के जो क्लोज खास लोग हैं ना, वीआईपी कॉन्सर्ट। हाँ, वीआईपी कॉन्सर्ट, ठीक है। अच्छा, वो उस पे बैठे तो 250 लोग हुए थे, ठीक है। तो प्रोड्यूसर, जो टीवी प्रोड्यूसर था ना, उसने कहा आई जस्ट वांट टू टेल यू वी आर गोइंग आउट लाइव to 2.5 billion people। Okay। उसने जब स्टेज पे जाने से पहले जो मुझे बताया ना, मैं कहा अल्लाह इज्जत रखे। सही है, बिल्कुल। तो वो आप YouTube पे देखेंगे ना, तो शुरू में अगर जो पहला जो 1-1.5 मिनट है, मैं काफ़ी लगता हूँ कि वुडन हूँ, क्योंकि आपको है कि गलती ना हो। मतलब 2.5 अरब लोगों के सामने गलती करना जो है एक्चुअली काफी मजे की बात है। कभी हुआ कि कभी मूड हुआ हो कि कहीं फंस रहे हैं और इनका नाम यूज कर लें कि यार बचत हो जाएगी, मैं बता दूं कि आई एम सलमान अहमद सन? आई थिंक इट्स बेटर अगर कोई और आपके साथ बोले, क्योंकि फिर अजीब नहीं लगता अगर आप खुद बोले। ये भी वैसे अच्छा तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है। तो मैंने जानते नहीं ये कौन है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लोगों का जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में, वो जेनेटिकली आया है या मॉडिफिकेशन हुई है कुछ? या वाज इट जस्ट नॉट अलाउड कि आप कहीं और जाए तो इसको इधर ही आना था? आई थिंक जेनेटिकली आप कह सकते हैं, क्योंकि अम्मा भी गाती हैं, आंजी, तो
मतलब अब्बू, हम उनको आंजी कहते हैं। और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी एक दफ़ा मेरे नाना ने कहा था कि मैंने ड्रम्स बजाए थे किसी इवेंट पे, तो मैंने कहा ड्रम्स कैसे आपने बजाए थे? वो आर्मी में थे। तो आई थिंक हर जगह से, और हमारी दादो भी सितार और दादा हारमोनियम। पाकिस्तानी सारे फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट हैं। आप जिसके आपकी भी फैमिली में आप जाके पूछोगे ना कोई गा रहा होगा या शायरी लिख रहा होगा, लेकिन वो हसरत रहेगी। अच्छा, फिर क्या बन गए? क्रिटिक्स। पाकिस्तानी क्रिटिक्स क्यों बने? क्योंकि जो उनका दिल कहता था उसको उनके वालिदैन ने कहा नहीं, कभी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा फिर अब हम क्रिटिक बन के रहे। असल में जब मैं वापस आया ना, तो उस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट ही एक जगह थी जहां आपका जहन ग्राउंड पे आपने सारा दिन गुजार देना है, ठीक है। तो खान साहब के साथ बागे जिना में लाहौर जिमखाना में क्रिकेट शुरू की। एक मैच था लाहौर जिमखाना वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज। फास्ट बॉलिंग कर रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से इमरान खान, क्योंकि उन्होंने ना पूरे रन अप से अपने 8 ओवर करने थे। मैं ओपन कर रहा था। मैंने उस दिन ये सोचा या तो आज मर जाएंगे या फिर ठीक है या आउट नहीं। मेरा ये था आउट नहीं होना खान साहब से। 8 ओवर मैंने जब खेल लिए, उसके बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज के बॉलर्स बिल्कुल लग रहे थे जैसा किंडरगार्टन के बॉलर्स। 64 रन मैंने किए उसके अंदर, ठीक है ना, वो मेरी जिंदगी का हाईएस्ट पॉइंट था। अगले हफ्ते जब मैं नेट्स पे आया ना, तो हमारे वो कैंप कमांडेंट ने कहा कि खान साहब बुला रहे हैं। तो मैंने कहा पता नहीं डांट पड़ने लगी है, तो क्यों कैप्टन थे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। तो उन्होंने कहा कि तुम मेडिकल स्टूडेंट हो? मैंने कहा हाँ जी। कहते तुम्हारा डिफेंस बुरा नहीं है। तो मैं कहा थैंक यू। तो कहते हैं कि अगले हफ्ते पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश जा रही है और वसीम राजा इंजर हो गए। तो हमें एक प्लेयर की ज़रूरत है, तो क्या तुम कॉलेज से 2 हफ्ते ले सकोगे? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मैंने अम्मी को जाके बताया कि इमरान खान ने बांग्लादेश के लिए मुझे सेलेक्ट किया है। तो मेरी माँ कहती हाय म्यूजिक से छुड़वाया था डॉक्टरी कराने के लिए और अब क्रिकेटर बनने लगे। खाने की खान साहब को बड़ी टेंशन होती थी कि ये लड़के भाग जाते हैं, खाने उल्टा सीधा खाते हैं, उसमें भी डांटे वांटे बड़ी पिलाते थे वो लड़कों को। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक वो हुआ ये कि क्योंकि फर्स्ट टाइम बांग्लादेश गवर्नमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बुलाया था 71 के बाद फर्स्ट टाइम है, तो सब कुछ जो था ना हमारे लिए फ्री था। अच्छा, होटल में जो कुछ ऑर्डर करें सब फ्री, आपने जो कुछ करना है, गाड़ी में आपने पूरी सैर करना है, आपके लिए फ्री है। मतलब कि 2 वीक पेड हॉलीडे, ठीक है। तो खान साहब ने कहा कि देखो जो भी तुम लोगों की स्पेशल गिफ्ट्स है ना वो बताना, मतलब कि ना हम एक एम्बेसडर्स भी हैं। तो मुझे गिटार आता था प्ले करना, ठीक है। वहाँ का एक बैंड था माइल्स बांग्लादेश का, बहुत अच्छा बैंड। तो जब न्यू ईयर्स ईव की पार्टी थी ना, उस पर वो परफॉर्म कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि मुझे गिटार आता है। उन्होंने कहा चल यार, उन्होंने कहा यूर अ क्रिकेटर, व्हाट डू यू नो? मैंने कहा नो आई नो हाउ टू प्ले, ठीक है। तो एक गाना है ब्लैक मैजिक वुमन, अच्छा, वो माइल्स के साथ अब बांग्लादेश में प्ले किया। अच्छा। तो खान साहब ने जब कहा कि तुम क्रिकेट ना खेलो तुम ये वाला काम ज्यादा अच्छा कर रहे हो। एक और आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। अच्छा, इस इंटरेस्टिंग स्टोरी से पहले हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और थोड़ा सा लोगों को जरा रोकते हैं कि भाई अब आपने वापस आना है और फिर ये इंटरेस्टिंग स्टोरी सुननी है आपने एक छोटे से ब्रेक के बाद। तेरी मेरी यादें, बातें हमारी, तेरी मेरी बातें। तू है कहाँ अभी, तू ही बता, तू है कहाँ मेरे पास तो आ। कोई बताए मुझे, कोई समझाए तुझे, ये लम्हा दोस्ती और प्यार, कोई बुलाए तुझे।
वाह 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 वाह। ये आपने कंपोज की है जी, सारी मेलोडी आपकी है जी। ये एक गाना है जो मैंने इस 2021 में एल्बम एक रिलीज़ किया है, उसका नाम जान है। तो ये उसमें से सॉन्ग है इस एल्बम से। जबरदस्त। किसकी जान? That is an important question. हाँ, ये ज़ाहिर है वो बैकग्राउंड जानना तो जरूर होती है ना, बैक स्टोरी जो है वो। इंस्पिरेशन मेरी जान तेरी जान सब पाकिस्तान पाकिस्तान दिल दिल सही पाकिस्तान पाकिस्तान। और इसकी पोएट्री किसने लिखी है? इसकी लिरिक्स और कॉम्पोजिशन मैंने खुद लिखी। अरे जबरदस्त, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। आपका वाक्या जो था, हाँ वो वाक्या बिल्कुल हमने ब्रेक ली थी, लोग रुके हुए हैं कि वो क्या वाक्या था जो आप सुना रहे हैं। वो वाक्या यूँ हुआ कि मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में जॉब करती थी जी, तो मैं मेडिकल ऑफिसर थी। अब मेरी उस वक्त ड्यूटी इमरजेंसी के रूम में थी। सही। और अचानक नर्स भागी भी आई और कहने लगी कि एक पेशेंट आया, ज़रा देख लें। तो आपको याद है बागे जिना बिल्कुल उसके सामने ही है सर्विसेज हॉस्पिटल के, राइट? तो मैं जाके एज अ डॉक्टर जाके पेशेंट को जब देखा तो खूना खून, यानी कि मुझे याद है कि ब्लड पूरे फेस पर सब है। तो ज़रा गौर से देखा तो वो सलमान अहमद है। और मैंने कहा ये क्या हुआ है? नहीं नहीं बस कुछ नहीं है, ठीक है, ये देखो ज़रा इधर ये आईलिड जो है ना ये कट गई है यहाँ से यहाँ। देखा तो इधर एक पूरा स्लिट, लाइक लिटरली। तो ये मुझे बता नहीं रहा कि हुआ क्या, लेकिन एनीवे अपॉन मैंने कहा आई हैव टू राइट अ हिस्ट्री। एक जब एक केस आया तो पता ये चला शादी जब ही हुई थी, खान साहब जो है वो बॉलिंग कर रहे थे ओहो उधर, और वो बॉल आके लगी है इधर 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 और आंख जो थी, यानी वो आंख जी कुछ भी हो सकता है, लकीली आंख बच गई, बस ये कहेंगे भाई। अगर आप 64 रन्स करेंगे लगे तो फिर खान साहब बदला तो लेंगे बिल्कुल। और फास्ट बॉलर नेट्स में उन्होंने नहीं, वो नेट्स में असल में उनको हुक करने गया था तो वो बल्ले को लग के और फिर आई। और उस जमाने में हेलमेट तो थी नहीं। हाँ बिल्कुल, यू नो। तो लेकिन वो बड़ा वो तो सलमान के लिए वो बहुत खान साहब घबराए, उसके बाद वो खान बड़े साहब घबराए कि मुझे पता है क्या कहते हैं, हॉस्पिटल चले जाओ। अच्छा उन्होंने देखा आके कट गया है, 2-3 वो टांके लगेंगे। वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई हुई थी, रमीज राजा हम साथ ओपन किया करते थे लाहौर जिमखाना में। तो वेस्ट इंडीज का डिनर था सही। तो रमीज जा रहा था, मैंने कहा यार विव रिचर्ड से मुझे मिलवा दे, हैं? कहता चल चल लोगी, मुझे लोगी कहते हैं ना। सो अब मैं जाके वहाँ बैठ गया हूँ तो वहाँ पूरी वेस्ट इंडीज़ की टीम है और खाना सर्व हो रहा है। तो मेरे तो सिर्फ आपको यू नो दैट एज 22-23 अब मैं विव रिचर्ड्स को देख रहा हूँ, बिकॉज ही वाज माय आइडियल बैट्समैन, यू नो। तो मैंने सोचा कि मैं खाना लेने के लिए बहाने उसके पास से गुजरता हूँ, ठीक है, कि मैं देख लूंगा करीब से, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं प्लेट लेके जा रहा हूँ, यू नो, मैंने सूट पहना हुआ और जहाँ आप बैठे हो ना वहाँ विव रिचर्ड्स है। तो मैंने ना इस तरह करके उसकी तरफ जब देखा ना तो उसने वो सामने सॉल्ट शेकर पड़ा हुआ था, उसने उठा के रख के मेरी तरफ फेंका ना और मेरे माथे पे आगे लगा और खूना खून हो गया मैं। अच्छा मुझे समझ ही नहीं कि हुआ क्यों, हुआ क्या। इतने में अगली चीज मैं देखता हूँ कि विव रिचर्ड्स कह रहा मान आई एम सॉरी मान, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने कहा आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो मुझे ना अपने कमरे में वो ले गया और उसने सारे मेरे यहाँ पट्टी, यहाँ मेरे ना इतना बड़ा क्रेसेंट है। तो मुझे मैंने कहा कि मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। कहता मान आई वाज ईटिंग एंड देयर वाज दिस गाय विद अ फ्लैश who kept taking photographs, और मतलब कि वो तस्वीरें मेरी खींच रहा था। तो मैं उसको मना कर रहा हूँ कि मुझे खाना खाने दे भाई। तो वो फिर आ गया था तो मैं उसको मार रहा था और तो बीच में आ गए। इन दोनों की क्या खास खास ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करती हैं? आई थिंक यू नो मदर के लिए सारे बच्चे इक्वल होते हैं, बिल्कुल एक से होते हैं, लेकिन पर्सनालिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं तीनों बच्चों के मेरे। और इंटरेस्टिंगली जो बड़ा बेटा है ना वो भी यहाँ मौजूद नहीं है, शामिल। तो आपको बताने के लिए कि क्या पर्सनालिटीज़ हैं, आई विल टेल यू ब्रीफली। शामिल अहमद जो है ना वो कहता है कि अम्मा ये पढ़ाई करने की, फिर शादियां और बच्चे, सारा इसकी क्या जरूरत है जब हम सब ने मर ही जाना है। वो उसकी ये फिलॉसफी है लाइफ की। सही है। सब कुछ करने के बाद मरने की तो क्या जरूरत है, टेंशन क्यों ले रहे हैं। और शेरजान जो है जी वो इस तरह का बच्चा प्योर कि क्लास के अंदर अगर किसी बच्चे को स्पेनिश नहीं आ रही मैं सिखा दूंगा। 97 मार्क्स आ रहे हैं क्लास में तो टीचर से पूछ रहे हैं कि जी इससे ज्यादा कैसे हो सकते हैं, बेहतर कैसे हो सकते हैं। किसी को अगर परेशानी है तो शामिल उससे कहेंगे टेंशन ना लो भाई, ये कहेंगे
मैं हल कर रहा हूं, ये खुदाई खिदमतगार है। ठीक है, हाँ जी, बहुत ज्यादा खुदाई खिदमतगार, कंपैशन और चीजें। और इमरान जो है, इमरान का मैं बताता हूँ, माशाल्लाह ये जीसस है, हम इसको नहीं इमरान को मैं इमरान का चले आप बताएं। जो फिल्म बनाई है ना मैंने, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और जुनैद की जिंदगी पे जो वीडियो, उसकी सारी एडिटिंग इमरान ने की है। अच्छा, इसका स्पेशल टैलेंट फिल्म मेकिंग और एडिटिंग है। वाह वाह वाह। लेकिन मैंने इसको बताता हूँ कि ये इतनी रेयर चीज है, इसको सीरियसली लें। हाँ। ये कहता है नहीं मैं बिल्ली जो एनिमल्स है ना उनकी देखभाल करना चाहता हूँ, एनिमल राइट्स के लिए, एनिमल राइट्स के लिए। I have five cats, 2 dogs। हाँ, 5 cats, 2 dogs। हमारा घर भी ऐसा ही है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्ट्रेंज बात है, देखें हम पाकिस्तान से जब ये छोटे थे ना, 7, 8 और 9 साल के, हम इनको अमेरिका इसलिए गए कि इनको तालीम मिले, वहाँ ये बड़े हुए, यूनिवर्सिटीज़ में गए। इमरान ने कहा मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, और ये मेरी तरह ही है कि ये एक चीज़ पे अड़ जाए तो ये हिल ही नहीं सकता ना। तो इससे पूछना मैं चाहता हूँ कि तुमने अमेरिका सब कुछ छोड़ के यहाँ जो आए क्यों भाई, क्यों आए हो? हम भी पूछना चाहते हैं। ये जब आप उधर जाते हैं अमेरिका, तो आपको यहाँ की चीज़ें याद आती हैं। जब आप यहाँ रहते हैं तो आपको वहाँ की, लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक जब मैं यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ तो मैं ऑफन लाइक वेस्टर्न गाने सुनने लग जाता हूँ। जब मैं वहाँ था तो मैं पाकिस्तानी सुनता। तो आई डोंट नो, ये अजीब बात है कि ऐसा होता है। बट ऑब्वियसली यहाँ पैदा भी हुआ हूँ, तो यहाँ लगाव है पाकिस्तान से, तो दिल का रिश्ता पाकिस्तान से ही है। जी ज़रूर। ये खुद 5 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। कौन कौन से भाई? मैं ड्रम्स बजाता हूँ, गिटार, बेस, तबला थोड़ा सा सीखा था, कीबोर्ड्स, और म्यूजिक प्रोडक्शन भी करता हूँ। कई दफा मैं ये भी सोचती हूँ शायद ये इसलिए इधर आ गया कि जब भी तो छोड़ के भागा कि ये इतना सारा मुझसे ही हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई काम नहीं करना पड़ता। अच्छा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू भी होगी और एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस मजीद होगा ब्रेक के बाद। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, लाल मेरी लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, समाद मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर, तुम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। हाथ जोड़ के जरा चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा बालन आयो भला झूले लालण, पंजवा बालन पंजवा बालन आयो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, दमाद मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर, दमाद मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे, तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे, दारा दी दारा दी दारा दारा रे, दारा दीर दारा दीर दारी दानी, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मौला ली मौला, मौला ली मौला, मौला ली मौला, मौला ली मौला। तुम ता ना 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 रे, तुम ता ना 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 रे, तुम मस्त कलंदर
सखी शहबाज कलंदर धमाधम मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर धमाधम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर धमाधम मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर धमाधम मस्त धमाधम मस्त धमाधम मस्त कलंदर तुम ता ना 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 रे वाह वाह सुबह है जबरदस्त है, इससे बेहतर सुबह यहाँ नहीं हुई इस प्रोग्राम में। बिल्कुल अच्छा, एक चीज़ की तरफ मैं आना चाहूँगा कि एक तो होता है म्यूज़िक फॉर म्यूज़िक ना, फॉर एंटरटेनमेंट, लोग एंटरटेन हो रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और एक होता है वो जिसके अंदर मैसेज हो, जब इनकलाब की बात हो, एहतसाब की बात हो, या वो जगाने की बात हो, वो जो एक सोशल कॉज से रिलेटेड सोसाइटी को हिलाने वाला म्यूज़िक, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है जी। उसका इफेक्ट आपने कितना देखा लोगों में, सोसाइटी में? भाई मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ वैस, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपने भी शिफा, कि आज से 100 साल पहले अल्लामा इकबाल जो शायरी लिख रहे थे, ठीक है ना, 100 साल पहले, अब वो एक गुलाम हिंदुस्तान में थे एज ए मुस्लिम, राइट, लेकिन उनकी अगर आप शायरी पढ़ें, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, और इस तरह की आप मतलब अगर आप उनका, अब वो इसलिए थोड़ी ये लिख रहे थे कि कोक स्पॉन्सर करेगा, हाँ ठीक है, या PSL का कोई एंथम बनेगा, वो ये उनके दिल से निकल रही थी। तो हम लोग क्यों देखिए, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मैं 70, 80, 90 साल के बाद जब वो शायरी पढ़ रहा था तो मेरे अंदर एक वलवला हुआ, मैंने कहा यार ये इन्होंने क्या लिख दिया है, ये यू नो, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये उस जो शायरी लिखी हुई थी ना, उसमें से ये तर्ज निकली है। देखें ये चीज़ें होती हैं टाइमलेस, एजलेस, दिल से निकली हुई चीज़ें। तो आपका सवाल जो है ना, उसका मैं आंसर यही देना चाहता हूँ कि मैसेज मैंने रियलाइज़ किया कि ये पैगाम जो है ये टाइमलेस है, ये हमेशा के लिए है। लेकिन ये जो जुनून है, ये जुनून सूफीइज्म की तरफ आप लोगों का कैसे गया, और वो सूफी बैंड की तरह, सूफी रॉक जिसको मतलब सूफी रॉक की तरह क्यों इमर्ज किया, या कैसे वो इंसेप्शन हुई? रॉक से बड़े लोग दूर होते थे। नहीं मेरा नहीं, आप उस वक्त में बंटी या नैना होंगी लेकिन जब मैंने वाइटल साइंस को छोड़ा ना, तो मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो अपना डॉक्टरी की तरफ वापस चला जाऊं, या कोशिश करूं अपनी जो मौसीकी जो है ना। तो मैं उस वक्त नुसरत फ़तेह अली खान साहब से मेरी एक मुलाकात हुई, और उनके साथ फिर मैंने संगत की। अच्छा। मैंने फिर जब उनका कलाम, मैं कवाली के अंदर मुझे बचपन से तो था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये हमद क्या होती है, नात क्या होती है, मंकबत क्या होती है, सही है डिफरेंस। तो उनके साथ जो बैठ के मैंने गिटार प्ले किया, शोज़ किए, अल्लाहू, ये सारे जो उनकी कवालियाँ हैं, मतलब कितनी ग्रेट कवालियाँ उनकी हैं सारी जो है, वो मैंने जब पी लिया, अब मैं सोच रहा था कि ये मैं अपने रॉक म्यूजिक के अंदर अगर कवाली का टच लाना चाहता हूँ तो वो क्या होगा। तो फर्स्ट टाइम अगर आपको याद हो ना कि हमारी इनकलाब एल्बम पे साईं तू ही मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं, तन में तू है मन में तू है रूह के अंदर तू है, तन में तू है मन में तू है रूह के अंदर तू है, आस है तेरी प्यास है तेरी इश्क समंदर तू है साईं, तू ही मेरा सच्चा साईं तू है। जब अली अजमत को मैंने ये कहा ना गाने को, तो उसने कहा ये तो जो है ना ये क्या है। हाँ, उनका रिस्पांस भी जरूरी है सारे बैंड का। वो एक रॉक स्टाइल सिंगर, क्योंकि ये अवेकनिंग आपके अंदर हो रही थी। जी जी जी, जरूरी नहीं है बाकी सारे वो फील करें। बिल्कुल। तो शुरू में ट्रायल एंड एरर था, लेकिन ये साईं आबदा परवीन ने सुना, मुझे याद है कि 1995 की बात है, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने डायरेक्शन ली है ना
इस पे आप जाएं, आपदा परवीन ने कहा। और फिर खान साहब ने जब 1996 का वर्ल्ड कप था ना, तो एक फंक्शन था लाहौर में, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि ये जो तुम लेके चल रहे हो ना, जिसमें कवाली को भी रॉक म्यूजिक के साथ लेके आ रहे हो, ये किसी ने पहले नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब हमने वो एल्बम बनाई ना आज़ादी, वो इंडिया में सुपर हिट हुई। उन्होंने उसका नाम रख दिया सूफी रॉक। अच्छा, इंडिया में जो टीवी के प्रोग्राम थे ना, उन्होंने कहा ये सूफी रॉक बैंड जुनून, टर्मिनोलॉजी उन्होंने बन गई, वो लग ही गया नाम उस पे। अब कौन सा फाइनल हम मोमेंट्स में क्या सुनेंगे? यही सुना देते हैं। है ना? हाँ, ये भी हो जाए बिल्कुल। या पहले फरमाइशी थोड़ा सा एक एक अगर हो जाए, दिल पे, और इस पे एंड करते हैं। ठीक है ना? सही है। और फरमाइशी क्या आप हुस्न वालों भी अगर हो जाए वो भी करना है। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स। रेडी? पहले हुस्न वालों करते हैं। हाँ। क्योंकि हुस्न वालों से कभी हुआ ही कि आजादी और फिर दिल दिल पाकिस्तान, ये सही रास्ता बन जाएगा। ठीक है, मैशअप चलने लगे हैं ना। अच्छा, तुम गाना। ये नीली नीली आंखों को मुझसे छुपा लो, ये नीली नीली आंखों को मुझसे छुपा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। छोड़ देंगे कि फ्री में तो यही होगा कि थोड़ा वरना तो फिर शुरू है कर सकते कभी कोई चेक चेक 1 2 कहना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक मोमेंट है, छोटे छोटे जो मिनी मोमेंट्स होते हैं ना, वो जो मिनी बाइट्स मिलते हैं ना, उसका अलग से एक वो होता है। बिल्कुल 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 जी। ओके, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। ओ ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, सेरा बनता है। एक लड़ी में फिरोए तो फिर सेरा बनता है, चेहरा बनता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। क्या बात है, क्या बात है जी। बहुत शुक्रिया सलमान, बहुत शुक्रिया समीना, आप लोग यहाँ पर आए, एंड इमरान एंड शेरजान, थैंक यू सो मच, एंड शामिल जो हमारी गुफ्तगू में शामिल रहे, नैना एंड ओशो, थैंक यू जी। That's a good name for a show, नैना एंड ओशो। ये हमारे लिए आप कभी नो शो नहीं होंगे, नो शो नहीं होना चाहिए हमें, बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी दुआ है जो आपने दी है हमें, बिल्कुल। बट इट वाज एन ऑनर फॉर अस कि आप लोग हमारे शो पर आए। एब्सोल्यूट प्लेजर
to have this mini concert of जुनून है नाजरीन, वरना तो हमेशा याद था कि बड़े महंगे महंगे टिकट्स लेते थे, बड़े महंगे टिकट्स होते थे इनके नाजरीन। इस काम में आने का ये फायदा है। लेकिन वर्थ इट जिसने उस वक्त भी इनके कॉन्सर्ट सुने वो भी वर्थ इट था, और जिसने आज हमारा प्रोग्राम देखा है ये भी आई एम श्योर आप लोगों को वर्थ इट। ये लोग जो है वो पैसे देकर जाते थे, हम गेट क्रैश। अच्छा बाय द वे एक बात, जुनून का टूर 2022 में शुरू होने लगा। ओह जबरदस्त। सो इंशाल्लाह ब्रायन, अली अजमत, टेलर सिम्पसन, सारे आशिक अली सारे मिलके हम फिर से आ रहे हैं कि ये वबा थोड़ी सी कम हो जाए। ये है वो हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ और हम सब आपको देखेंगे दोबारा से स्टेज पर। आपके प्रोग्राम की प्लेटफॉर्म से एक छोटी सी बात जरूर कहूंगी, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसको यू डोंट वांट टू जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये अल्लाह की तरफ से होता है कि आपने हमें मौका दिया आने का, और हमें इस प्रोग्राम की वजह से लोगों से कुछ कह सकते हैं। हमारा जो नॉन प्रॉफिट है सलमान समीना ग्लोबल वेलनेस इनिशिएटिव ssgwi.org, जिसने कि ये प्रोग्राम किया 23 तारीख को, जिसमें नेशनैलिटी, पेट्रियाटिज़म और उसका ही मैसेज था। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करें हमारे इस काम में, जिसमें हम विमेन और चिल्ड्रन की एजुकेशन, उनकी हालात को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, और मॉडल विलेजेस भी बना रहे हैं सिंध में, और हर तरह से हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हम अकेले हाउ डू पीपल कांटेक्ट यू, ये भी ज़रूर बताएं ताकि वो लोग फिर आपसे। वो वेबसाइट है www.ssgwi.org ssgwi.org। जिस तरह उसकी वजह से निर्मला को भी हम इनवाइट कर सके, बिल्कुल, और उसको ये अवार्ड भी दे सके। तो हमारी कोशिश होगी कि इस तरह करके हम आइंदा भी करते जाएं। और वो पाकिस्तानी तो हमारे हैं कि जहाँ कोई अच्छा कॉज वो देखते हैं तो वो फिर जुड़ जाते हैं। तो आप सब लोगों ने जुड़ जाना है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। फासले कम हो रहे हैं, मज़ाहमत और मफाहमत एक पेज पर आ चुकी है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की छुट्टी कराने के लिए फिर से एक होकर सरगर्म अमल है और बड़ी तेज़ी से राब्ते हो रहे हैं। पहले मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुलाकातें हुई, अब दोनों जमातें जो हैं इत्तेहादियों को राम करने की कोशिश कर रहे हैं। कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इशाइये पर चौधरी बरादरान के घर पहुंचे। साबिक सदर ने चौधरी बरादरान से तहरीक अदम एतमाद के लिए मदद मांगी। उधर इत्तलात यह है कि शहबाज शरीफ साहब आज MQM से और चौधरी बरादरान से भी मुलाकात करेंगे और उनसे तहरीक अदम एतमाद पर साथ देने के हवाले से बात करेंगे। हो क्या रहा है, अचानक से अपोजिशन की सरगर्मियों में ये तेज़ी आ गई है और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन मामलात पर एक हुए और दोनों जमातों का आइंदा का मुश्तरका लाया अमल क्या होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, टाइम निकाला आपने। सर ये अचानक से बड़ी फुर्ती आ गई है, बड़ी तेज़ी आ गई है, मुलाकातें हो रही हैं, खाने वाने खिलाए जा रहे हैं। अच्छी बात है, खाना खिलाना चाहिए, ताल्लुकात बढ़ते हैं। तो ये किस तरफ जा रहा है मामला? देखिए ये सिलसिला बिल्कुल सियासत में खाने खिलाने भी चाहिए और खाने भी चाहिए, आपस में बड़ी मोहब्बत बढ़ती है इस चीज़ से। तो देखिए ये सिलसिला शुरू हुआ जब शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उनको कॉल आई और उन्होंने कहा कि जी मैं लाहौर से गुजर रहा था तो मुझे पता लगा आपको कोरोना हुआ है, तो मैं आपकी बस तीमारदारी करना चाह रहा था, आपकी तबीयत पता करना चाह रहा था। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये जेस्चर शो किया, उन्होंने भी मैसेज किया और उनकी तबीयत दरियाफ्त की। तो ये ऑब्वियसली उनकी तरफ से काफ़ी देर से ये सिग्नल्स भी आ रहे थे और हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी आप देखें कि जब इस दफ़ा IMF का बिल आया और बाकी मामलात आए तो हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिल के फ्लोर ऑफ द हाउस मज़ामत की और हमेशा पार्लियामान में हमारा एक बहुत अच्छा आपस में मिसाली कोऑर्डिनेशन है। मगर जो एहतजाज की सियासत थी, जो PDM के हवाले से मामलात थे, उसमें कुछ दूरियां आ गई थी और अब ज़रूरत इस बात की है कि क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक आम आदमी के मसाइल इतने ज़्यादा गंभीर हो गए हैं, इतने बढ़ गए हैं। महंगाई आप देखें कि जो इन्फ्लेशन है ईयर ऑन ईयर आप कंपेयर करें, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो अशियाए खुर्दोनोश बेसिक है, जो कम आमदन वाले घरानों को अफेक्ट करती हैं, वो 20% पे पहुंची हुई है और आगे कोई नज़र नहीं आ रहा रास्ता कि जी ये अब आगे अगर मामला चलते रहे इसी तरह तो इस मुल्क में तो मईशत तो तबाह हो चुकी, जो मर्जी इंडिकेटर्स ये बताते रहें।
मगर बात यह है कि एक आम आदमी की जिंदगी इन्होंने जीरन कर दी और इनका वो तो है कि अभी नंबर्स कुछ और हैं, इंडिकेटर्स रियलिटी कुछ और है, इंडिकेटर्स को मैच ना करें इन्फ्लेशन से, ये दो अलग अलग चीजें हैं वो कहते हैं हुकूमत। नहीं देखिए होता क्या है, चले मैं पहले शिफा आपका जवाब देता हूँ फिर अवैस का देता हूँ। देखिए बात क्या है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आज इन्फ्लेशन जो है वो 12% के ऊपर है और रुपए की कदर में कमी वाकई होती जा रही है। एक आम आदमी की जो कुव्वत खरीद है वो महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से और रुपए की कदर में कमी की वजह से कुव्वत खरीद कम हो जाती है। कुव्वत खरीद कम होगी तो ऑब्वियसली एक आम आदमी उससे इफेक्ट होगा। अब ये दो फैक्टर्स हैं। अब आप अगर कहें कि जी इन दो फैक्टर्स के बावजूद जो है वो इकॉनमी तरक्की कर रही है, आम आदमी की कुव्वत खरीद बढ़ी है, वो बढ़ी तो नहीं है। अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट का शोर करते थे, पिछले 6 माह में 21 अरब डॉलर का खसारा हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये बेस लाइन को नीचे करके ग्रोथ जितनी मर्जी शो कर दें, ग्रोथ के असल फैक्टर्स तो दूसरी तरफ जा रहे हैं। और देखिए ये जो बात है कि ये गवर्नमेंट, आपको भी पता है हमें भी पता है, फेडरल गवर्नमेंट इनकी कोई 7 सीटों की फेडरल गवर्नमेंट है इत्तेहादी मिला के, पंजाब की हुकूमत इनकी 10 सीटों की हुकूमत है इत्तेहादी मिला के। मैं कई दफ़ा जब शुरू में हमारी इनकी गवर्नमेंट आई तो मैं जब ट्रेजरी बेंचेस की तरफ देखता था तो मुझे थोड़ी देर के लिए ना मेरी आंखें धोखा खा जाती थी कि ये तो सारे वो लोग हैं जो हमारे साथ थे। हाँ। तो एक दफ़ा मुझे लगता था कि ये कहीं या काफ लीग के लोग थे, यानी पंजाब में बेंचेस की तरफ देखें तो वहाँ पे बैठे हैं राजा बशारत बैठे हुए हैं, चौधरी जहीर बैठे हुए हैं, वो सारी वो काबीना बैठी, हमारे कुछ 50 लोग हमारे बैठे हुए हैं। फिर फेडरल गवर्नमेंट में आप नजर दौड़ाएं। हाँ। तो मतलब वो एक बेंच ऐसा है जिसमें सारे पुराने नून वाले बैठे हुए 25-30। तो ये एतबार कैसे करेंगे ये इत्तेहादी तो कभी आपके कभी उनके और अगले साल या अगले इलेक्शंस में फिर या तो उनके या आपके, तो इन पे एतबार कैसे होगा? और ये तो आप लोगों को सेनेट और ये पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पता चल गया जाना चाहिए कि ये एतबार के काबिल है नहीं। अच्छा, अब ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। 2 तरह की सियासत है। एक सियासत है जो बाई इलेक्शंस में गली मोहल्लों में एक आम आदमी से आपका इंटरेक्शन है। अल्लाह के फजल से मैं वजीराबाद, खुशाब, डस्का, लाहौर और अभी रिसेंटली खानेवाल साउथ ऑफ पंजाब से होके आया हूँ और ये सारी बाई इलेक्शन कैंपेन्स अल्लाह के फजल से मैंने चलाई हैं। तो जब मैं ऑन ग्राउंड होता हूँ तो लोग इतना बुरा भला कहते हैं कि पीटीआई सारे ये इलेक्शन हारी है और ये सारे वो पावर सेंटर्स हैं जहां से हुकूमतें बनती और गिरती होती हैं अवाम के वोट के जरिए। अब एक सियासत है पार्लियामान की। अब हम ये कहते हैं कि पार्लियामान की जो सियासत है उसमें हर तरह के हरबे इस्तेमाल होते हैं, उसमें अवाम का से देखे ना एक डिस्कनेक्ट है। अवाम ऑन ग्राउंड खैबर पख्तूनख्वा में, मर्दान जैसे शहर में, पेशावर जैसे शहर में नो कॉन्फिडेंस कर देती है और इधर आप एजेंडा लेट इशू करते हैं क्योंकि देखिए स्पीकर आपका है, इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल है, उसने ऑन ग्राउंड एक ट्रांसपेरेंसी और लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करनी है, मगर असेंबली के अंदर स्पीकर आपका है, आपको बाकी मदद हासिल है इधर उधर से, तो आप वहां पे अपनी गेम चला जाते हैं। लेकिन सर अब आपके पास इत्तेहादी जो पॉइंट आपके पास है वो है कि अब आप असेंबली के अंदर चेंज लेकर आए ना, यही आप लोगों की मीटिंग के अंदर गुफ्तगू हुई है। अब जो ऑप्शंस हैं अगर उन ऑप्शंस को एक एक करके एवेल्युएट कर लें तो उस पर थोड़ा गाइड कीजिएगा। पहला ऑप्शन आपके पास है पंजाब का। पंजाब में क्या कोई तहरीक अदम एतमाद आ सकती है अभी जो नंबर गेम है और अभी जो सूरत हाल है? देखिए बिल्कुल पंजाब में आ सकती है और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कल चौधरी बरादरान से ये बात की है और मेरे ख्याल से बिल्कुल पंजाब से अदम एतमाद का आगाज़ होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इलेक्टेबल्स होते हैं ना, इलेक्टेबल्स जी, ये बड़े सियाने लोग होते हैं, ये बड़ी दूरअंदेशी से अपनी सियासत चलाते हैं। और मैं आपको बताऊं हमारे पे मुश्किल वक्त आया था 2016 में, 17 में केसेस बन गए। हाँ। तो लोगों ने एक एक करके हमें छोड़ना शुरू कर दिया, पंछी उड़ना शुरू हो गए। अब अगला इलेक्शन देखें, 3.5 साल 4.25 साल गुजर गए हैं। अब ये जो इलेक्टेबल्स हैं ना, इनको पता है कि अगले इलेक्शन में ये महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, भूख की वजह से हमें इम्पैक्ट होगा। तो ये बड़े सियाने हैं, ये अपनी आगे का रास्ता क्लियर करते हैं। और इत्तेहादियों पर देखिए, हमने एमक्यूएम से भी ये बात की कि जब आप IMF का बिल पास कराते हैं या आप मिनी बजट पास कराते हैं और कई 100 अरब रुपए का टैक्स अवाम पर लगता है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी इत्तेहादियों पर आयद नहीं होती? क्या आने वाले वक्त में या आने वाले इलेक्शन में अवाम इत्तेहादियों से नहीं पूछेंगे कि आप तो गवर्नमेंट के साथ बैठे थे? तो बात ये है सर, ये वाले इत्तेहादी गवर्नमेंट का ये वाले जो इत्तेहादी हैं आपके, जो इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं जिनसे अब आप लोग मिल रहे हैं, तो अब वो दूसरा, अब पंजाब में तो चले आप कुछ करेंगे, वो होगा या नहीं होगा ये देखते हैं,
तहरीक अदम एतमाद का जो वफाक का ऑप्शन है वो इन इत्तेहादियों की मदद से होगा, वो ऑप्शन जो है वो क्या वायबल है? इज इट डूएबल? जी बिल्कुल डूएबल है। मैं ये समझता हूं कि ये राइट टाइम है, सारे ऑप्शंस वायबल हैं, सारे ऑप्शंस ओपन है। देखिए जब यूसुफ ज़दा गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ और तब हुकूमत को इसी हाउस में से शिकस्त हुई, आपको पता है कि अगले दिन ही एतमाद का वोट लेने का फैसला किया इमरान खान साहब ने, मगर उनके मुशीरों ने उन्हें कहा कि अगले दिन ना लें, 3 दिन का गैप डालें, लोगों को मैनेज करके हाउस में लेके आना है। आप अगर 172 लोग वहां मौजूद ना हुए तो आपकी गवर्नमेंट फॉल कर जाएगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये इत्तेहादियों के साथ भी इनका एक अननेचुरल अलायंस है। जो इनकी पार्टी में बहुत सारे इलेक्टेबल्स बैठे हैं जो इधर उधर की पार्टियों से गए हैं, उनके साथ भी एक अननेचुरल अलायंस है। और लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, देखें हमारा मकसद इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के फ्यूचर को सिक्योर करना है, मगर बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि उनका फ्यूचर अवाम के फ्यूचर के साथ जुड़ा है। और इस हुकूमत का बोझ इतना बढ़ गया है कि इत्तेहादियों के कंधे आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठते जा रहे हैं। तो सर वो बोझ बढ़ जाए, जिन इत्तेहादियों के साथ आप बैठे हैं कल, जिनके साथ आप बैठे हैं कल जी, उन्हीं ने तो, वही तो नहीं आए थे गिलानी साहब, तो उन लोगों से कोई बात हुई कि भाई ये आप ऐसे एंड टाइम पर हाथ कर जाते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब को फिर इतनी बड़ी तकरीर करने का मौका मिलता है कि ये तो हमेशा ऐसे ही करेंगे, तो व्हाट वाज द पॉइंट जब इतनी सारी बातें करने के बाद भी वो ना आए, इलेक्ट होने के बाद भी वो अहम मौके पर ना आए? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मतलब आप लोगों के ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी एतबार वाली नहीं है, और यही बात जो है वो शाहिद खाकान साहब भी कर रहे हैं। देखिए बहुत हमारे पीपल्स पार्टी के साथ ना एक लव एंड हेट रिलेशनशिप मैं कहूँगा रहा है। हाँ। हमारी 90 की दहाई में इंतहा की तलखियां रहीं। हमने फिर मुश्किल वक्त में मुशर्रफ दौर में इकट्ठे एजिटेशन की, हमने सीखा, हमने एक मिसाक जमहूरियत साइन किया, हम वापस आए, फिर भी हमारा थोड़ा बहुत एक ट्रस्ट डेफिसिट और गैप रहा। मगर आप देखें कि 2008 से 13 जो हुकूमत थी उसको टेन्योर कंप्लीट करने दिया गया, हमने उसके रास्ते में उस तरह रुकावटें हायल नहीं की। और इन टर्न हमें क्या उससे फ़ायदा हुआ? हमें यह फ़ायदा हुआ कि जब इमरान खान साहब के धरने थे तो पार्लियामान के फ्लोर से जॉइंट सेशन में सबसे तवाना आवाज हमारे हक में पीपल्स पार्टी की उठी। नहीं तो सर अब आप लोगों को यकीन है कि ये जानबूझकर नहीं आए थे और जो तावीलें पेश कर रहे हैं गिलानी साहब वो ठीक है? देखिए एक तो गिलानी साहब के हवाले से मैं बड़ा क्लियर हूँ। हालांकि पीछे खानेवाल के इलेक्शन में थोड़ी हमारी तलखी बड़ी, उनके एक साहबजादे जो MP हैं उन्होंने मेरे खिलाफ एक पर्चा भी कराया। कतई नजर इस बात से मुझे गिलानी साहब की नीयत पे शक नहीं है। जब सादिक संजरानी नामी एक आदमी जो अननोन आदमी है, हाँ। जिसका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं, पता नहीं कहां से आया है, रातों रात चेयरमैन सेनेट बन गया, वो रात 11:15 बजे एक अहम कौमी और मुल्की मामले पे एजेंडा जारी करेगा IMF पे, जो एक दिन पहले जारी होना चाहिए था। और आपको पता है कि रजा रबानी खार साहब और हिना रबानी खार साहबा ये 2 MNAs हैं जिनके वालिद वफात पा गए थे। गिलानी साहब इलाके में मौजूद थे। अब मुल्तान से इस्लामाबाद 10 घंटे का सफर है, तो मुझे तो उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है। और मुझे ये संजरानी साहब की नीयत पे शक है कि आप एजेंडा इस तरह क्यों जारी करते हैं रात के अंधेरे में। ये कौमी मामलात में एजेंडे रात के अंधेरों में जारी किए जाते हैं, 11:15 बजे, 12 बजे। आप करना है खुल के करें और फिर वोटिंग को ताखीर का शिकार कर दिया जाता है। अब लेकिन होगा क्या? मैं ये समझता हूं एक दो एजेंडे हैं ना आप लोगों के, एक ये है कि अभी करंट सियासत और दूसरी है फ्यूचर की सियासत। करंट सियासत में आप लोगों ने हुकूमत को घर भेजना है, वो तो साथ मिलकर आप लोग कर लेंगे, लेकिन शाह साहब ये कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, कि इधर हम और उधर तुम वाला प्लानिंग है इन दोनों पार्टियों की, कि सिंध में वो होंगे, पंजाब में ये होंगे, दिस इज देयर अल्टीमेट गोल। आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि आप मिलके कर लेंगे। ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। शिफा की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज़। आप मैंने तो गोल्स की बात की है ना, होता है नहीं, आपने कहा कर लेंगे। नहीं, मैंने कहा देखिए गोल्स 2 ये हैं कि ये आपने यहाँ पे ये करना है तो ये कर लेंगे, और आगे क्या करेंगे, क्योंकि ये भी होगा नहीं। अगले साल इंतखाबात है, आखिरी साल में कोई तहरीक नहीं चलती। ये मेरा तो वर्डिक्ट ये है। वैसे नहीं, देखिए मैं तो इस पे बड़ा क्लियर हूँ। देखिए अब जो वक्त आ गया है, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस वक्त ये मुमकिन है। अच्छा। और हुकूमत को घर भेजना प्रायोरिटी है। बाकी फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, जिसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, और जिसमें मुल्क में आइन की पासदारी है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मगर फ़िलहाल एक आम आदमी के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए और इस बबल से कौम को निकालने के लिए कि जिसमें आदादो शुमार बताए जाते हैं, मगर आज भी चीनी महंगी है, आटा महंगा है, बिजली गैस के बिल ज़्यादा आते हैं, अद्वियात महंगी हैं, पेट्रोल की कीमत ऊपर जा रही है, और दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये डूएबल है, और इस पर इंशाल्लाह पूरी तवानाइयाँ लगाएंगे
और इस हुकूमत को घर भेजने में इंशाल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इस दफ़ा वो कहते हैं अंग्रेजी में वो 4 वर्ड्स हैं, गो फॉर द किल। पार्टी को और अपने पार्टी के इत्तेहादियों को यही कहता हूँ, लेट्स गो फॉर द किल। अच्छा, फाइनली सर, वो जो गो फॉर द किल है उसके लिए एक और मामला भी है ना, वो जो नवाज शरीफ साहब का, ही शुड कम फॉर द किल, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि कल आपकी जो सीईसी की मीटिंग थी उसमें 2 लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई हम सब करने के लिए तैयार हैं, नवाज शरीफ साहब से कहें वो वापस तो आए, उनके माइक म्यूट कर दिए गए। इस तरह की भी बातें आ रही है सामने कि नहीं भाई ये वाली बातें ना करें। नहीं देखिए, मैं वो कौन थे वो 2 लोग? सीईसी की मीटिंग में उसकी शुरू होने से लेकर आखिर तक मौजूद था, ना किसी ने ऐसी बात की, ना किसी का माइक म्यूट किया गया। और मैं आपको ये हल्फन बात कहने को तैयार हूँ, मैंने एक एक चीज़ उसकी सुनी है सीईसी की मीटिंग में, ये बिल्कुल गलत तासुर दिया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बात ही कोई नहीं हुई, मगर आप बिल्कुल तसल्ली रखें, मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस आना ही आना है। और मैं देखिए, मैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से भी ये कहता हूँ, खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए ना, डॉक्टर मशवरा दे सकता है, डॉक्टर किसी को बांध कर पाबंद नहीं कर सकता कि आपने हिलना नहीं, आपने आना जाना नहीं। तो मेरा कहने का तो बंदा खुद ही करता है, रिपोर्ट्स अपनी जगह पर, फैसला बंदा खुद ही करेगा। और हमने पहले ही कहा था कि वो अपना इलाज तो करवा रहे हैं, मगर इनका इलाज भी करके आएंगे, तो हो सकता है कि इनका इलाज करके आ जाए। लेकिन वो प्रॉब्लम है ना कि वो 2 साल में ऑपरेशन नहीं हुआ, जिसके बारे में कह रहे थे कि जान को बहुत खतरा है और ऑपरेशन की बहुत जरूरत है। तो वो चीज अगर नहीं हुई है तो फिर वो अभी आने वाले वक्तों में होगी, तो उसके बाद ही आ सकेंगे ना, पहले तो नहीं आएंगे। जी ऐसा मुमकिन है। देखिए, वो प्रोसीजर ज़रूर होना है, इससे कोई डिनायल नहीं है कि उनकी उम्र 70 साल है और उनको हार्ट का बड़ा सवियर प्रॉब्लम रहा है, हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, और उनको मेडिकेशन पे मेंटेन किया जा रहा है। वो बिल्कुल प्रोसीजर होना है, बिकॉज मैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी देखता रहा हूँ, लीगल केसेस भी देखता रहा हूँ। मगर मैं ये समझता हूँ कि वो प्रोसीजर अगर अभी वो दवाइयों पर मेनटेन हो रहे हैं और ऐसी कोई सूरत पैदा होती, एक्सक्यूज़ मी, तो वो फिर वापस हो सकता है आ जाएँ। प्रोसीजर जो है वो 3-4 महीने बाद करवा लिया जाए। तो अब इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, एनीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो ये मुमकिनात का खेल है, और मैं ये समझता हूँ कि अगले 1-2 महीने बड़े इंटरेस्टिंग होंगे और बड़े ही आप समझे कि सनसनीखेज सियासत होने जा रही है। बस वी आर कीपिंग एन आई ऑन यू सर, वी आर ऑल आईज ऑन यू। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, सियासत पर बात हो रही थी, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, एक अहम इशू पर बात करने लगे हैं हम, और उस पर बात करने से पहले लेकिन आपको एक दिखाते हैं छोटी सी वीडियो। ये जो क्रिकेट मैच आपने अभी देखा, ये खैबर पख्तूनख्वा की एक तहसील तंगी के एक छोटे से गांव शेरपव के किले में हो रहा था। अब हम आपको पूरी क्रिकेट टीम से ही नहीं, बल्कि उनके स्पॉन्सर, उनके मैनेजर, उनके प्रोड्यूसर, जो कि उनके अब्बू भी, उनसे मिलवाते हैं। बहरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? ठीक है, बिल्कुल। बहरान खान साहब के माशाल्लाह सिर्फ क्रिकेट टीम प्रोड्यूस नहीं की इन्होंने, इनके 19 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो ये 2 क्रिकेट टीम भी ऑलमोस्ट कर सकते थे प्रोड्यूस। इनकी परवरिश करने में तो बड़ा मसला होता होगा, इनके कपड़े भी फटे हुए हैं, तो कैसे कमाते हैं और कैसे इनको खिलाते हैं? बस जो मेरे बच्चे हैं वो अल्लाह ताला ने मुझे दिए हैं, वही इनकी परवरिश करेगा। आपकी तालीम कितनी है? तालीम मेरी कुछ भी नहीं है। बहराम साहब, इनके लिए कोई प्लानिंग की है? बिकॉज एक शलवार कमीज़ भी अगर आप खरीदेंगे तो 17 खरीदने पड़ जाएंगे, एक जोड़ा भी देंगे। तो इनके लिए कोई प्लानिंग की है आपने कि क्या करेंगे बड़े होकर? कुछ सोचा? कुछ आओ नगरान, ये बच्चे अल्लाह की देन है, वही इनको पालने वाला है और अभी भी पाल रहा है। लेकिन मुझे अभी बताएं, ये बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं यहाँ पर? मेरी जो आमदनी है उसमें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि इनको स्कूल भेजूं, इसलिए इनमें से कोई भी स्कूल नहीं गया कभी। आपको नहीं लगता कि ये बच्चे अगर 2 या 3 होते हैं तो इनके कपड़े भी अच्छे होते हैं, स्कूल भी जाते हैं, ख्याल भी रख सकते हैं और आप पर भी बोझ कम पड़ता? मुझे कभी भी मालूम नहीं था कि बच्चों की तादाद को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इनके नाम बता दो। सलीमान दमशरीज मिनुम दे, सलीम ब्याद बैम दे, दाऊद नईम द्रेम दे, दाऊद सलोरम दे, इस्माइल पिंजम दे, इसराइल शपगम दे, यासीन वम दे, मोरसलिन अतम दे, दाबल
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। ये वीडियो देखकर नाजरीन आपको इशू तो समझ आ ही गया होगा। पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस में एक चैलेंज है पॉपुलेशन का, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और किसी भी मुल्क के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। उसी की वजह से बच्चे मेल नरिशमेंट, मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं और इससे बड़े दीगर मसाइल हैं जो पैदा होते हैं फैमिलीज़ में। इसी पर हम बात करेंगे। पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग के एम्बेसडर बनाया गया है जी शहजाद रॉय साहब को। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार हैं और इससे पहले कॉर्पोरल पनिशमेंट के हवाले से बड़ा काम कर चुके हैं, तमगों से भी नवाजे गए हैं। तो अपने काम की बुनियाद पर हमारे साथ शहजाद रॉय साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो टास्क आपको दिया गया है कि आप आबादी और फैमिली प्लानिंग के सफ़ीर बन गए, इट्स ए ह्यूज टास्क, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन हमारी ह्यूज है उतना ही ये ह्यूज टास्क है। तो ये आपको कैसे मिला और अब इसके हवाले से प्लान्स क्या है? देखिए, ये एक जैसे मैं UNODC का एम्बेसडर था, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसी तरीके से मैं गुडविल ऑनरी एम्बेसडर हूँ फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन मैनेजमेंट के लिए। तो इसमें मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊँ अपने म्यूज़िक के थ्रू, अपने इंटरव्यूज़ जो मैं आज कर रहा हूँ यहाँ पर, और अवेयरनेस क्रिएट करूँ। बट वो कहते हैं ना बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी, सो वो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं कुछ ज़्यादा कर सकूँ। हालांकि मैं एक ऑनरी एम्बेसडर हूँ, मैं बात करने से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। बट सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी निकाह जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकता जब तक कि कपल्स को फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता, उन्होंने वो कोर्स ना किया हुआ। और वो एज अप्रोप्रिएट कोर्स स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर जगह होने की जरूरत है, जो कि नहीं हो रहा है। सो ये एक ऐसी चीज है जो मैं शायद इम्प्लीमेंट करवा सकूं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि तमाम एज पर एज अप्रोप्रिएट तालीम दी जाए फैमिली प्लानिंग की। और दूसरा मेरी जो सबसे बड़ी कोशिश होगी कि एक काफी बड़ी परसेंटेज है इस मुल्क में कपल्स की जो कॉन्ट्रसेप्टिव्स फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक्सेस नहीं है। ऐसा नहीं है कोई मौलवी या कोई घर वाला उनको रोक रहा है, इट्स जस्ट दैट उनके पास एक्सेस नहीं है। सो वो एक्सेस स्टेट प्राइवेट पार्टनर्स प्रोवाइड करते हैं। सो मैं चाहूंगा इसको मैं हाईलाइट कर सकूं ताकि हमारा जो परसेंटेज है फैमिली प्लानिंग की वो 50% तक पहुंच सकती है अगर हम ये 17-18% जितने भी है जिनको फैमिली प्लानिंग करनी है। सो आप सोचें अगर 50% लोग फैमिली प्लानिंग इस मुल्क में कर रहे हो तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल। अच्छा शहजाद साहब, आपके ही मुंह से हम चाहेंगे, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जाहिर है अब आप इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए काम करेंगे तो आपने बोलना है, लोगों को बताना है, और हम बजाय इसके कि हम बताएं, हम चाहेंगे आप बताइए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं फैमिलीज़ में। बच्चों की मेल नरिशमेंट ये तो एक बहुत बड़ा मसला है, वज़ीर आज़म खान साहब ने भी अपनी पहली तकरीर में इसी चीज़ का जिक्र किया था। इसके अलावा और हेल्थ इशूज़ क्या हैं जो आप समझते हैं कि हेल्थ इशूज़ या इकोनॉमिक इशूज़ या बिल्कुल हाँ जो फैमिली प्लानिंग के फुकदान से पैदा होती है फैमिलीज़ में? जी देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि अभी जो पॉपुलेशन, अगर सपोज करें आज पॉपुलेशन रुक जाती है इस मुल्क के अंदर, तो फिर भी जो प्राइमरी स्कूल्स हैं हमारे वो एक पिरामिड की तरह है। देखिए प्राइमरी स्कूल्स हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्कूल और कम हो जाते हैं, और फिर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी और कम होते हैं। तो बट हमारे सेकेंडरी स्कूल इतने ज्यादा कम होते हैं कि मेजर ड्रॉप आउट होता है प्राइमरी स्कूल के बाद। वो बच्चे भी जो पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ नहीं पाते बिकॉज हमारे पास सेकेंडरी स्कूल्स नहीं है, टीचर्स तो ना होने के बराबर है। इसका मतलब ये कि जो पॉपुलेशन इस वक्त है वो भी नहीं पढ़ सकती, तो अगर बढ़ेगी तो कैसे पढ़ेगी, तो हम कभी भी वो मैच नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, मैं जो माएँ हैं जब ये डॉक्टर्स के पास जाती हैं, ये हेल्थ वर्कर्स से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स इसके अंदर जबरदस्त पार्ट प्ले कर रहे हैं, बट कुछ डॉक्टर्स को मैंने पर्सनली देखा है कि वो उनको जब माएँ जाती हैं और वीक होती हैं, बीमार होती हैं, तो उसको वाइटामिन देते हैं, दूसरे टेस्ट कराते हैं। ये बात करना बहुत जरूरी है कि एवरी ईयर उनका एक बच्चा हो रहा है, तो वो तो हेल्दी रही नहीं माँ। सो उनको ये पहले बताना कि स्पेसिंग करना कितना जरूरी है, ये हेल्थ वर्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स के लिए उनको बताएं कि स्पेसिंग करना कितना जरूरी है। सो इस तरह के इश्यूज हैं जिसको आप एड्रेस करेंगे। और ऑब्वियसली ये जो आप तंगीर की एक वीडियो देख रहे थे, इसमें 19 बच्चे, आप सोचेंगे ये आदमी कह रहा था मुझे नहीं पता था कि फैमिली प्लानिंग तादाद को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, कंट्रोल भी ऑब्वियसली लोग यूज करते हैं, बट असल में हमें स्टेट लेवल पर ऑफिशियली मैनेज यूज करना चाहिए। कंट्रोल इज नॉट द राइट वर्ड, बट ऑब्वियसली आवाम तुम्हारी यही कहती है। तो अगर सोचे अगर इसको भी मौका मिल जाता कॉन्सेप्ट्स की अवेलेबिलिटी या फैमिली प्लानिंग के बारे में, तो ये भी इसके 19 बच्चे ना होते आज। अच्छा, ये जो दूसरा एक व्यू पॉइंट है कि हम जब बात करते हैं पॉपुलेशन की,
तो जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पढ़े हुए जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि मसला पॉपुलेशन नहीं है, मसला वेल्थ की सही डिस्ट्रीब्यूशन है। देयर इज इनफ वेल्थ, देयर आर इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीवन, लेकिन चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुई है तो बहुत सारों के पास बहुत कुछ है और बहुत सारे ऐसे जिनके पास कुछ नहीं है। तो उनको हम कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए, कैपिटलिस्ट सिस्टम की तो यही एक वो होती है कि कुछ लोग ज्यादा अमीर होते हैं और ज्यादातर लोग बट वो एक बेहतरीन प्रैक्टिस जो होती है कैपिटलिज्म की, वो भी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाए तो इन तमाम बच्चों को जो अभी इस वक्त मौजूद, उनको आप अच्छा खाना, अच्छा स्कूल, अच्छी चीजें दे सकते हैं। बट अगर ये ठीक भी हो जाए सिस्टम, इसमें भी सालों लग जाएंगे उस तक पहुंचने में। और अगर ये सिस्टम ठीक ना हो और फिर भी बच्चे बढ़ते रहे, तो हमारा जो नेचर है, जो दुनिया है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकेगी इतनी पॉपुलेशन को। बिकॉज पॉपुलेशन को फिर आप जिस तरह से वो लिटर करेंगे, जिस तरह से वो प्लास्टिक यूज करेंगे, जिस तरह से वो एनवायरमेंट को तबाह करेंगे, और जितनी उसके लिए और मजीद प्रोडक्शन होगी, मजीद कंस्ट्रक्शन होगी, मजीद इंडस्ट्री के अंदर चीजें, मजीद पोल्यूशन आएगा, मजीद बैग्स फेंकेंगे वो समुद्र में। सो ये किसी भी सूरत में अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक भी हो जाए तो भी पॉपुलेशन बढ़ना इस अर्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि ह्यूमंस को तो रिसोर्सेज कहा जाता है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि भाई रिसोर्स तो ज्यादा होने चाहिए लेकिन हम मैनेज सही नहीं कर रहे, तो इसीलिए मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने पेश कर रहा था। मैं ऐड कर देता हूं कि नाउ इट्स अबाउट टाइम टू कन्वर्ट अ ह्यूमन रिसोर्स इनटू ह्यूमन कैपिटल। अगर ह्यूमन कैपिटल होगा तो वो जो लोग रह रहे हैं उसको रिसोर्स को जो आप कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे तो इस अर्थ के लिए भी और जो अपनी सराउंडिंग है उसके लिए भी वो बहुत पार्ट प्ले कर सकते हैं। अच्छा, और फाइनली एक और चीज इसी टॉपिक से फिर वो आपके गाने के हवाले से भी हमने जरा बात करनी है। जो तादाद है बच्चों की किसी एक फैमिली के लिए, उसकी डिसीजन मेकिंग के हवाले से भी बड़े सवाल उठते हैं कि जी पहले एक कैंपेन चलती थी 2 बच्चे, तो वो हुकूमत ने तय कर दिया, जैसे चाइना में हुआ था जी 1 बच्चा, फिर उसके बाद उनको प्रॉब्लम हुई। बहुत सारी ऐसी नेशंस हैं, हमारे पास कंट्रीज की एग्जांपल्स हैं जहां पर चाइना में तो एक्चुअली इंपोज था, यहाँ पे इंपोज तो नहीं था, यहाँ पे तो सिर्फ एक नारा दे दिया था। हाँ, नारा दे दिया। और बहुत सारी दुनिया की ऐसी ममालिक हैं कि जहां पर ये काम किया गया कि जी फैमिली प्लानिंग की गई और बच्चों की तादाद कम हुई, और उसके बाद अब वहां पर मसला ये आ रहा है कि वहां पर यंग पॉपुलेशन नहीं है, हम अपनी यंग पॉपुलेशन पर बोस्ट करते हैं। तो वो जो तादाद है वो कैसे तय की जाएगी? वो किसी जगह फिक्स तो नहीं की जा सकती, वो हर फैमिली अपने तौर पर तय करे ना कि मेरे इतने रिसोर्सेज हैं तो मैं ये कर सकता हूं या ये करना चाहिए। इस हवाले से क्या गाइडेंस देंगे? देखिए, मैंने एक लाइन, मेरे गाने की एक लाइन थी कि बढ़ती आबादी में ये बच्चे कहीं भीड़ का हिस्सा ना बन जाए, कोई अनसुना हिस्सा ना बन जाए। देखिए, मैंने पहले ये कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल तो हमें यूज ही नहीं करना चाहिए, इट्स अबाउट मैनेजमेंट। वो 2 मियाँ बीवी का इंडिविजुअल डिसीजन है कि वो जो एक बच्चा इस दुनिया में लाना चाह रहे हैं, क्या उस बच्चे को वो अच्छी तरह पाल सकेंगे, और अगर वो अच्छी तरह पाल भी सकेंगे तो क्या उसके लिए इतने स्कूल्स मौजूद हैं, क्या उसके लिए हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जहां वो रहते हैं, क्या वहां पर वो तादाद में इजाफा करके कोई, अगर ये तमाम चीजें वो माँ बाप नहीं सोच सकते ना, तो मेरा नहीं ख्याल उनको फिर अगर वो तमाम चीजों के आंसर हैं उनके पास, तो फिर तो वो उनकी अपनी चॉइस है, बिकॉज आप किसी को फोर्स नहीं करते। बिल्कुल। तो लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो करते हैं, बच्चे पैदा करते चले आते हैं, तो वो जुल्म है उस इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर कि वो एक जानवर की जिंदगी गुजारे इस दुनिया में, इंसानों की दुनिया के अंदर। सो माँ बाप सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर, और उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेट है कि वो उनको बताए फैमिली प्लानिंग के बारे में, फिर उनका डिसीजन है कि वो करते हैं या नहीं करते। बिल्कुल सही है, गिवन द रिसोर्सेज, उनके पास क्या फाइनेंशियल बैकिंग है उसकी। हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है शहजाद साहब, वक्फे के बाद आपकी तरफ दोबारा आएंगे, गाने पे बात होगी, लेकिन एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार शहजाद रॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ये नहीं हो सकता कि शहजाद साहब स्क्रीन पे हों और उनके गाने की, उनके म्यूजिक की बात ना हो। ज़बरदस्त गाना एक रिलीज हुआ है इनका चंद दिन पहले, मौलावे। पहले आपको उस गाने की वीडियो जरा दिखाते हैं और फिर आप शहजाद साहब से उस पर बात करेंगे। अखियों किनारे डूबे हैं सितारे, अश्क ढले ना ढले, मौलावे जब तू ही तू है, फिर ये क्यों आँख में आंसू है, प्यार है जब तेरा जलवा, फिर जुदाई क्यों हर सू है।
आबशारों के पीछे बैठे पानी के साथ गुनगुनाना, ढाबे पे चाय की चुस्कियां लेते। खूबसूरत गीत और खूबसूरत वीडियो। शहजाद ये बताइए कि इस गाने की थीम क्या है, क्योंकि हमें तो जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को पहली मर्तबा, उन्हें तो ये नज़र आ रहा है कि एक म्यूज़िकल शख्स है और डेथ बेड पर भी वो म्यूज़िक से ही जुड़ा हुआ है, गा रहा है। ये जी शहजाद जी, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट ये है कि जो मैं और सारा हैं वो डॉक्टर्स की, जो हेल्थ वर्कर्स के कपड़े होते हैं उसी में है वहाँ पर। तो ये एक सिंबॉलिक वो है कि ये दोनों हेल्थ वर्कर्स हैं और उनको इसी वजह से कोविड हुआ है, बिकॉज दे वर वर्किंग विद द पेशेंट्स। और फिर उन दोनों की लव स्टोरी है इसके अंदर। सो मकसद ये था कि इस गाने को बनाने का कि अगर आप किसी को जबरदस्ती पैगाम देते हैं ना कि आप ख्याल रखें, वैक्सीनेशन करवा लें, तो उतना पहुंचता नहीं है। तो ये एक रोमांटिक गाना है जिसके थ्रू हमने ये मैसेज कन्वे किया है कि यू डोंट वांट टू लूज योर लव्ड वंस, तो फिर आप ये सब कुछ करें। ताकि बहुत ज्यादा कनेक्ट किया है और हमने डेडिकेट डॉक्टर्स को किया है, जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको डेडिकेट किया है हमने, कि बहुत सारे हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी थे जो डॉक्टर्स थे, उनमें से एक सर्वाइव नहीं कर सका बिकॉज ऑफ कोविड। इस तरह के बहुत सारे वाकयात। रोमांटिक वीडियो के थ्रू हमने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अपने प्यार करने वालों का ख्याल रखें। तो रिस्पांस कैसा था? एंटरटेनमेंट विद अ मैसेज, विद अ कॉज, जो कि एंटरटेनमेंट की सबसे आला किस्म है मेरे हिसाब से। जी, वो बड़े ऐसे से लोग मुझे कहते हैं कि मैं रोमांटिक गाना नहीं बनाता, तो मैं सोचा था कि खाली रोमांटिक गाना बनाते हुए सो आई थॉट कि ये एक बेहतर तरीका होगा एक रोमांटिक गाना बनाने का, कि आप कोई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे कर सके। और उस वक्त जब ये गाना आया था अभी रिसेंटली, तो कोविड बिल्कुल पीक पे था। तो अगर आप YouTube पे इसके कमेंट्स पढ़ें तो हजारों डॉक्टर्स ने बड़ी अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर की हुई हैं, वो जो YouTube चैनल है हमारा उसके ऊपर। सो बहुत ही इमोशनल, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने लोगों को टच करेगा ये गाना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शहजाद रॉय। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए भी, लोगों के लिए भी खिदमत कर रहे हैं उनकी। अल्लाह ताला इनको कामयाब करें इनके मकासद में, अज़ाइम में। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सालगिरह मनाने का सिलसिला हमारा चलता रहेगा और आज पाकिस्तान की एक बड़ी ख़ास शख्सियत की सालगिरह है, जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान, जो कि लीड करते रहे हैं पाकिस्तान की रोयत हिलाल कमेटी को। उनकी आज सालगिरह है, तो हमने सोचा कि उनसे अपने प्रोग्राम में उन्हें बुलाएं और उनसे ज़रा सालगिरह के ही हवाले से बात करें। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले आगाज़ इसी से कर लेते हैं कि जो सालगिरह है उसकी इस्लाम में हैसियत क्या है और शरीयत में क्या कोई हुक्म है उस, अगर इसके हवाले से, तो वो ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए बताइए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान और सुन्नत और शरीयत इस्लामी में सालगिरह मनाने की बाबत कोई हुक्म या रिवायत मौजूद नहीं है और इस रस्म का इस्लामी रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बर्थडे मनाना ये मगरिब में राइज है और चूँकि आजकल हमारे लोग मगरिबी सकाफ़त व तहज़ीब से ज़्यादा मुतासिर होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी लोगों ने शादी की सालगिरह, अपनी सालगिरह या अपने बच्चों की सालगिरह मनाने को इख्तियार कर रखा है, लेकिन इसे एक इस्लामी इवेंट या इस्लामी हुक्म समझकर मनाना नहीं चाहिए। सही है, यानी कि आपके यहाँ फिर इस तनाजुर में अगर हम देखें तो कोई सालगिरह मनाने का किसी किस्म का कोई रिवाज मौजूद नहीं है, ऐसा ही है मुफ्ती साहब? हमारा पस मंज़र चूँकि दीनी और इल्मी है, इसलिए हमारे यहाँ सालगिरह मनाने का कोई रिवाज
या कोई रस्म कभी भी जारी नहीं रही, न शादी की सालगिरह, न अपनी सालगिरह, न बच्चों की सालगिरह जो एक इवेंट के तौर पर या आजकल फैशन के तौर पर लोग मनाते हैं। हमारे यहाँ इसका रस्म व रिवाज नहीं है। सही सही। ताहम अगर कोई अपने बच्चों को अल्लाह की नेमत समझकर उनकी सालगिरह मनाए, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करे, कोई माल सदका करे, कोई खैर और नेकी के काम करे, तो ये चाहे सालगिरह के उन्वान से करे, चाहे इससे अलावा शुक्राने के तौर पर, तसद्दुक के तौर पर करे, तो इसमें शरन कोई खराबी नहीं है। सही, ये बड़ी अहम बात आपने की। अच्छा, तो आपके दोस्त अहबाब आपको सालगिरह की मुबारकबाद वगैरह देते हैं? सालगिरह की मुबारकबाद देने का कोई रिवाज नहीं रहा, लेकिन चंद सालों से ऐसा हो रहा है कि मुझे तो ख़ुद भी याद नहीं रहता, लेकिन 8 फरवरी चूँकि मेरी तारीख़ पैदाइश है, तो कुछ लोग सालगिरह की मुबारकबाद के पैगाम भेज देते हैं। मुझे नहीं मालूम होता वो कौन हैं, हमारे अहबाब हों, दोस्त हों, मोहब्बत करने वाले हों। तो हम तो ये समझते हैं कि सालगिरह आती है तो ज़िंदगी का एक साल पूरा हुआ, लेकिन साथ ये भी समझना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ जो हमारी हयात मुक़द्दर है उसमें 1 साल कम हो गया है। इसलिए हमें हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद को अदा करने में ज़्यादा लगन से, शौक़ से और दिली चाहत से हमें मशगूल रहना चाहिए। और इस नेमत जिस्म जान को जो अल्लाह ताला ने अता की है, अल्लाह की मासियत में, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी में, शरीयत के अहकाम की खिलाफ वर्जी में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही है। कान से अच्छी बातें सुने, आँख से अच्छी चीज़ें देखे, ज़बान से अच्छे कलिमात कहे और अपने जिस्म को अच्छे कामों में, ख्वाह अल्लाह की इबादत हो, अल्लाह के रसूल की इताअत व इत्तिबा हो, शरीयत के अहकाम की पाबंदी हो या इंसानी फ़लाह के काम करे, तो ये अच्छी बात है, ये सआदत है। और अल्लाह ताला ऐसी तौफीक हम सबको अता फरमाए। ठीक है, अहम बात किया। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी पॉइंट था मुफ्ती साहब। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अगर कोई अपनी सालगिरह मनाना चाहे तो क्या इस्लाम में गुंजाइश है, मुमानियत तो नहीं है इस चीज़ की? अगर कोई सालगिरह मनाना चाहता है और उसकी रूह ये है कि वो अपनी हयात को, अपने वजूद को, अपनी पैदाइश को, अपनी सेहत व सलामती को अल्लाह तबारक व तआला का इनाम समझकर उसका तशक्कुर बजा लाना चाहता है, तो ये काम वो हर वक्त, हर आन और हर रोज़ कर सकता है। बिल्कुल। इसके लिए साल में एक दिन मुकर्रर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लु सुलामा मिनन्नास अलैहि सदका, कि ये जो हमारा वजूद है, हमारा जिस्म जान है, और ये अल्लाह ताला की एक बनाई हुई मशीन है, मैकेनिज़्म है कि इस वजूद को हम इस्तेमाल करते हैं, दुनिया में राहतें हासिल करते हैं, और इसे अगर हम अल्लाह की नेमत समझते हैं और यकीनन समझना चाहिए, तो फिर इस नेमत जिस्म जान पर हमें
अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसानों में पैदा किया। उसने हमें उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया। उसने हमें ईमान की दौलत से माला माल किया। उसने हमें जिस्म जान और सेहत व सलामती की नेमतें अता की। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि ये जो सारे मामलात हैं शुक्र के मामलात हैं, ये कि अल्लाह ताला से हम उसका शुक्र अदा करें जिस दिन हमारी सालगिरह है, और जो भी हमारे अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करें। और शुक्र अदा करने से ज़्यादा अच्छी और बड़ी सेलिब्रेशन कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।